अपना नया टॉपिक है एवरेज यानी कि औसत। ये एवरेज की पहली क्लास है अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज में औसत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वेटेज की बात करेंगे। वेटेज का मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपके पेपर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझ गए। तो सबसे पहले वेटेज की बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं एवरेज टॉपिक की बात करूं तो नॉर्मली चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो और उसके अंदर अगर अर्थमेटिक आती है तो वहां से आपको एवरेज का पर्सन मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई भी सिंगल एग्जाम नहीं है जिसमें एवरेज से पर्सन न पूछा जाए। एक होता है एवरेज टॉपिक, एक होता है प्रॉफिट लॉस। ये दो टॉपिक ऐसे है यहाँ से 100% पर्सन आता है। तो अगर एवरेज में जैसे मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप राजस्थान का कोई भी गवर्नमेंट जॉब है जैसे 4th ग्रेड है उसकी तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी पोस्टल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ऑल अदर जितने भी गवर्नमेंट जॉब बच गए, तो एसएससी का जो वेटेज होता है वो होता है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो एवरेज टॉपिक में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है ये एवरेज से। राजस्थान की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान से 1 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। किसी में एक आ जाता है, किसी में दो, किसी में तीन। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मैथ में क्वेश्चन कितने हैं। जैसे 4th ग्रेड है और 4th ग्रेड में टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ में। तो आप 15 से मान के चलो 1% 100% यहाँ से होगा ही होगा। पहले 25 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में, 4th ग्रेड का जो सिलेबस आया था उसमें 25% थे। उस टाइम हम मान के चल रहे थे कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लेकिन जैसे ही क्वेश्चनों का वेटेज कम हो गया तो नॉर्मल सी बात है टॉपिक से भी तो कम ही क्वेश्चन आएंगे फिर। तो वो यहाँ से 1% तो पक्का आएगा, ये कन्फर्म बात है। पोस्टल एग्जाम की बात करें तो वहां पे भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो कि 1 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। तो ये इस टॉपिक का वेटेज है कि इस टॉपिक से कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने परसेंट आते हैं या आएंगे, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की। अपने टॉपिक का नाम है एवरेज यानी कि औसत। तो सबसे पहले बात करेंगे ये एवरेज होता क्या है, औसत कहते किसे हैं, औसत का मतलब क्या है, बताओ। सबसे पहले आपसे ही पूछता हूं मैं, एवरेज औसत क्या होता है बताओ, औसत का मतलब क्या है, बता सकता है कोई भी। एवरेज औसत, औसत का मतलब बता सकते हो। देखो, एवरेज का अपनी नॉर्मल भाषा में आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो एक क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है, 25। तो 25 स्टूडेंट है और उस स्कूल का फर्स्ट डे है। तो एक क्लास में 25 स्टूडेंट है तो सर ने मतलब जैसे प्रिंसिपल है तो उन्होंने प्रत्येक क्लास में चॉकलेट बांटी। तो मान लो ये 10th क्लास है तो उन्होंने देखा 10th क्लास में 25 स्टूडेंट है, तो 25 स्टूडेंट के हिसाब से उन्होंने 100 चॉकलेट दे दी क्लास में। अब प्रत्येक क्लास टीचर को दे दी 100-100। अब इस क्लास में वो टीचर आया, उस टीचर के पास कितनी चॉकलेट थी, 100 चॉकलेट थी। अब वो अपना जो हाजिरी का अटेंडेंस का रजिस्टर होता है वो भूल गया, वो वापस चला गया। उसने बोला बेटा ये चॉकलेट का डब्बा है, आप अपने हिसाब से यहाँ से चॉकलेट ले लो। तो अब वही बात है, सर बाहर चले गए, उसके बाद जो जितना तकड़ा, सही बात है। एक अपने पीछे भाई बैठे है, एक आशीष भाई है। अब आशीष के तो बाई चांस से कागजों हाथ लाग जाए तो लाग जाए, बाकी तो कोई चांस को नहीं। बन जे झपट्टो मारियो जे 5 आई तो और 10 आई तो और 20 आई तो आगी हाथ में एक। मतलब कि टोटल चॉकलेट कितनी थी अपने पास, 100 चॉकलेट थी, सभी में बंटवारा हो गया। 5 मिनट के बाद टीचर आए, टीचर ने बोला सभी को चॉकलेट मिल गई।
तो आशीष यहाँ भी कौन कह जी कौन मिली बेर उबार न जाना ही देख ले वो समझ अर्जेंट फालतू मिल गई मान लो कहीं 12 मिल गई कहीं 20 मिल गई वो क्या बोलो जेन मिली कौन तो बना आपके शरीर कौन मिली तो वो बोलोगे ना मतलब सारा मिल गई। तो अब बात आई कि टीचर के अकॉर्डिंग प्रत्येक ने कितनी चॉकलेट मिलनी चाहिए तो प्रत्येक ने चॉकलेट मिलनी चाहिए टोटल 100 चॉकलेट ही 25 स्टूडेंट है प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितनी चॉकलेट आनी चाहिए 4। तो ये जो 4 है ये 4 ने ही एवरेज बोले। एवरेज का मतलब औसत का मतलब होता है प्रत्येक के हिस्से में कितनी कितनी चॉकलेट आनी चाहिए या कितनी आई। टीचर के हिसाब से आशीष को भी 4 चॉकलेट मिली है और उसको भी 4 चॉकलेट मिली है। समझ में आई बात। एवरेज का मतलब होता है सभी को समान दृष्टि से देखना चाहे वो कैसा भी हो प्रत्येक को बराबर बराबर मानना। अगर आपसे बोले कि एक कक्षा है एक कक्षा में प्रत्येक बच्चे की एवरेज आयु 18 वर्ष है एवरेज आयु 18 वर्ष है औसत आयु 18 वर्ष है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है आशीष भी 18 वर्ष का होगा और अपना लोकेश भी 18 वर्ष का है। समझे मैं भी 18 वर्ष का हूं अगर मैं स्टूडेंट हूं तो समझ में आई बात। यानी कि एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक को बराबर बराबर बांटना प्रत्येक मान बराबर बराबर होना चाहे कुछ भी बोले वो। तो औसत का मतलब ही क्या है सभी को समान दृष्टि से देखना। समझ में आई बात। तो अब आप इससे एक फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं इस बात को समझाऊंगा आपसे देखो जैसे मैंने क्या बोला टोटल चॉकलेट कितनी थी 100 स्टूडेंट कितने थे 25 तो प्रत्येक स्टूडेंट के हिस्से में कितनी चॉकलेट आनी चाहिए तो आपने बोला सर 100/25 तो ये 100 क्या था 100 था कुल योग यानी कि औसत बराबर क्या होता है औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। समझ में आई बात क्या। एवरेज औसत का क्या फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। समझ गए राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो अब आपने देखा सर टोटल चॉकलेट कितनी थी 100 और कितने व्यक्ति थे 25 तो प्रत्येक हिस्से में कितनी है 4। ये 4 क्या है पर स्टूडेंट को चॉकलेट मिली और पर स्टूडेंट का मतलब ही क्या होगा एवरेज। पर स्टूडेंट का मतलब ही क्या है एवरेज। समझ में आई बात। या तो पर बोलो पर स्टूडेंट बोलो या औसतन विद्यार्थी बोलो एक ही बात है कि प्रत्येक विद्यार्थी को कितने कितनी चॉकलेट आई या औसतन विद्यार्थी को कितनी चॉकलेट आई दोनों का मतलब एक ही है। तो औसत का मतलब यही होता है सभी को समान दृष्टि से देखना सभी को बराबर बराबर देखना। समझ में आई बात। अब जैसे मान लो आपको बोले कि इस कक्षा में जो औसतन वजन है जो औसतन वजन है वो 45 किलो है। अब इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी का इस कक्षा में जितने भी विद्यार्थी है प्रत्येक विद्यार्थी का वजन कितने किलोग्राम है 45 किलोग्राम है। तो एवरेज का मतलब तो समझ गए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। टोटल बटा में क्या आएगा कितने व्यक्तियों में बांटी जा रही है वो कितने व्यक्तियों में अपने को बांटना है उसका दे देंगे भाग तो वो होता है एवरेज। एवरेज का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूले को कहते हैं बेसिक फॉर्मूला कि अगर आपसे एवरेज औसत का बेसिक फॉर्मूला पूछे तो क्या बोलेंगे राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। औसत का दूसरा नाम माध्य भी होता है। आपने माध्य जरूर सुना होगा 10th क्लास में। माध्य को ही एवरेज औसत बोलते हैं औसत को ही माध्य बोलते हैं। समझ गए माध्य और औसत दोनों एक ही मतलब है। कई बार एग्जाम में क्या होता है कंपटीशन में औसत की बजाय वो माध्य बोल देता है माध्य निकालो। अब हमने पढ़ा है औसत माध्य बोले जी माध्य तो 10वीं में करियो। यानी कि अपने को अगर नाम नहीं पता हो तब भी प्रश्न गलत हो जाएगा अपने से होगा ही नहीं। लेकिन अब पता चल गया माध्य पूछे चाहे औसत पूछे बात एक ही है। समझ गए। तो औसत और माध्य का मतलब एक ही होता है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम इस बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल वो क्वेश्चन करेंगे जो हर एक बच्चा कर सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है अपना। पहला क्वेश्चन क्या है एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का भार 52 किलो 65 किलो 59 किलो 60 किलो 54 किलो है। तो बताओ उनका औसत भार क्या है। औसत भार का मतलब प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितना कितना भार आ रहा है। तो एवरेज औसत का बेसिक फॉर्मूला बताओ क्या होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या।
इसने भार दे रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, भार जो भी वजन दे रखा है उनको जोड़ेंगे, और बटा में क्या आएगा बताओ, कितने, बटा में क्या आएगा, बटा में आएगा कितने व्यक्तियों का है, इसने 5 व्यक्तियों का दे रखा है तो बटा में 5। अब बताओ आंसर क्या आएगा, निकाल के देखो फटाफट, एवरेज बताओ इसका क्या आएगा, करो, नहीं कोई बात नहीं, अपने अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आया 58। अब देखो, अब देखो कैसे किया आपने, अपने को पता है औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, तो आपने पहले इसका जोड़ किया 52 प्लस 65 प्लस 59 प्लस 60 प्लस 54 बटा में टोटल कितने थे 5। अब सभी का जोड़ करोगे तो 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 4 20, जीरो 2 हासिल आ गई, तो 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, 290/5, और 5 का जब भाग दोगे तो 5 5 25, बचा 4, 5 8 40, यानी कि ऑन एन एवरेज कितना आया 58 किलो, यानी कि यहाँ पर जो औसत भार है वो कितना है 58 किलो है। समझ में आई बात क्या, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूले का मतलब बता रहा हूँ, समझ गए, इसको मैं दूसरे मेथड से भी करवा सकता हूँ, लेकिन पहले अपने को बेसिक फॉर्मूला सीखना जरूरी है, बेसिक फॉर्मूले का मतलब समझना जरूरी है, कैसे उसके अंदर वैल्यू पुट कर प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। अब ये है, इसका बताओ 0 0 4 10 5 और 5 का औसत ज्ञात करें, फटाफट बताओ क्या एवरेज आएगा। क्या आएगा बताओ। अब देखो सबसे इसमें मेन पॉइंट क्या है, इसमें गड़बड़ कहाँ होती है, इसमें गड़बड़ ये होती है कि अपने को ये नहीं पता होता कि भाग किसका दे, हम ये सोचते हैं जीरो है तो जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप जीरो को इंक्लूड नहीं करते, जीरो मान लिया, जीरो जोड़ने में कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन जीरो है तो एक संख्या, है तो एक संख्या, वो तो काउंट होनी चाहिए। तो आप देखो टोटल जोड़ कितना आया, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 4 24। अब ज्यादातर क्या करते हैं 24 बटा में जी 4 ही संख्या जोड़िए, बटा में 4 नहीं आएगा, बटा में आएगा टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो आप देखो ये दो भी काउंट होगी इसमें 6, 24/6 का मतलब 4, यहाँ एवरेज कितना आ गया 4 आ गया। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या, तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट ये करके बताओ।
क्या है बताओ? 53 आया। कैसे आएगा 53? देखो 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 55, टोटल पांचों का जोड़ कितना आया? तो आप देखोगे 50, 100, 150, 200, 250, 250 तो ये हो गया 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि 500, 250 में 15 जोड़ोगे 265 बटा में 5, 5 से कैंसिल हुआ 5 5 25 और 5 दिए 15, यानी कि ऑन एन एवरेज कितना आया? 53 आया। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? ठीक है। अब देखो इसको आप डायरेक्ट एक तरीके से और भी कर सकते थे। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर जो अपने को संख्याएं दे रखी है वो लगातार है, 51 52 53 54 55, संख्याएं लगातार होने का मतलब क्या है? इनका गैप बराबर है। क्या है? गैप बराबर है, अंतर बराबर है। समझ में आई बात? तो अगर अपने को ऐसी संख्याएं दे जिनका अंतर बराबर हो, गैप बराबर हो, और अपने से एवरेज औसत पूछ ले, तो हमेशा याद रखना जस्ट बीच वाला जो नंबर होता है उनमें, जस्ट बीच यानी कि बीचों बीच वाला जो नंबर होता है वही उसका एवरेज होता है। डायरेक्ट भी बता सकते हो आप। जैसे इसमें लगातार था, गैप सभी में बराबर है, तो जस्ट बीच में नंबर बताओ कौन सा है? जस्ट बीच में नंबर 53 है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट 53 बोल सकता था। समझ में आई बात? डायरेक्ट हम इसका एवरेज 53 बता सकते थे। कब बताएंगे? जब उन संख्याओं का गैप यानी कि अंतर बराबर हो। अगर कोई ऐसी संख्या है जो समांतर श्रेणी में है, अंतर बराबर होने का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी होता है, अगर गैप बराबर है तो उनका एवरेज आप डायरेक्ट बता सकते हो। मतलब ये है, जैसे मान लो 7 10 13 16 19 22 25, ठीक है। अब ये तो बताओ इसका एवरेज क्या आएगा? आपने देखा सभी में गैप बराबर चल रहा है। अगर गैप बराबर है तो, अगर गैप बराबर है तो एवरेज क्या होगा? जस्ट बीचों बीच नंबर। जस्ट बीचों बीच बताओ नंबर कौन सा है? तो आप डायरेक्ट देखो इस बीच वाला नंबर है 16, यानी कि यहाँ पर औसत क्या है? यहाँ पर औसत है 16। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या इसमें? तो इस तरीके से बता सकते हो। तो ये तो गया बेसिक एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। इसका हमने यूज भी कर लिया और 2-3 क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अपने को संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि औसत से बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि प्रथम 105 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताओ, 25 से 70 तक विषम संख्याओं का औसत बताओ। जब अपने को प्राकृत, पूर्ण, अभाज्य, भाज्य, सम, विषम ये संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा तो एवरेज निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी की सभी आपको समझाऊंगा। जैसे सबसे पहले क्या लिख रखा है? प्राकृत संख्या। अब बताओ प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है बताओ? 0 से अनंत, वो प्राकृत संख्याएं हैं। देखो प्राकृत संख्याएं प्रकृति से जो मिली अपने को, प्रकृति में जीरो का निर्माण नहीं हुआ, जीरो की खोज हमने खुद की थी, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। प्राकृत संख्या का मतलब होता है जहां से हम गिनना प्रारंभ करते हैं, जहां से हम गिनना प्रारंभ करते हैं। तो जब भी काउंट किया जाता है तो जीरो से काउंट किया जाता है क्या? हमेशा काउंट किया जाता है एक से। समझ में आई बात? कहां से काउंट किया जाता है? एक से। यानी कि प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। तो पहले 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते चलते लास्ट अनंत तक। समझ में आई बात क्या? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जहां से हम गिनना प्रारंभ करते हैं, यानी कि एक से गिनना प्रारंभ करते हैं तो प्राकृत संख्याएं एक से प्रारंभ होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लास्ट तक चलती है। ठीक है। इसके बाद प्राकृत के बाद पूर्ण संख्या। बताओ पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं बताओ। पूर्ण संख्या होती है जो जीरो से प्रारंभ हो। समझ गए? अगर प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर ले, प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर ले तब वो पूर्ण होता है जाके। यानी कि पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है? जीरो से प्रारंभ होती है।
तो 0 1 2 3 इस तरीके से चलते चलते अनंत तक चलेगी। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? पूर्ण संख्या के बाद सम और विषम। अब बताओ सम संख्याएं कौन सी होती है और विषम संख्याएं कौन सी होती है? सम और विषम बताओ। सम संख्याएं वे संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। सम संख्याएं कौन सी? जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्याएं होती है, और जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं कहां से प्रारंभ होती है? 2 से। 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से अनंत तक चलेगी। ठीक है। इसी प्रकार विषम संख्याएं बताओ। 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से चलेगी लास्ट तक। ठीक है, वो विषम संख्याएं होती है। विषम संख्या के बाद अब है अभाज्य और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बताओ किसे कहते हैं? स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए। देखो अभाज्य संख्या का मतलब आपने बिल्कुल सही बताया। जैसे मान लो मैंने लिखा 7, अब 7 के अंदर बताओ किस किस संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है जी सर, 7 का जा रहा है जी सर। क्या इन दोनों के अलावा कोई ऐसी संख्या है क्या अपने पास जिसके अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? नहीं है। इसका मतलब ये संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, मतलब पूरा पूरा भाग न जाए। जैसे मान लो मैंने एक संख्या और लिखी, मैंने लिखा 19। अब 19 के अंदर 1 का भाग जा रहा है, 19 का भाग जा रहा है, लेकिन क्या 1 और 19 के अलावा कोई तीसरा नंबर है क्या अपने पास? नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। जबकि मैंने 15 लिखा, अब 15 में 1 का भाग जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, लेकिन क्या अपने पास ऐसी संख्या और भी है जिसके अंदर 15 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? बताओ। आपने बोला 3 है, आपने बोला 5 है, यानी कि इस दो संख्याओं के अलावा भी और संख्याएं हैं। जब दो संख्याओं के अलावा और भी संख्याएं हो तो वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। यानी कि ये कौन सी संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या। अगर ये अभाज्य संख्या नहीं है तो किसमें आएगी? ये आएगी भाज्य संख्या में। समझ में आई बात क्या? लेकिन अब इसमें एक प्रश्न आपसे मैं ये पूछता हूं, बताओ एक क्या है? एक बताओ, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्यों बता? हाँ, दोनों क्यों नहीं है? अभाज्य संख्या क्यों नहीं है बता? अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्या की अभी परिभाषा क्या बताई? जिसमें एक और स्वयं का भाग जाए, केवल और केवल, इसके अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, नहीं जाता। इसका मतलब ये तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? कारण बताओ। कोई बता सकता है क्या? क्योंकि आपने जो परिभाषा बताई थी वो गलत बताई थी। ये समझने के लिए आसान है कि हाँ, जिस संख्या के अंदर एक और स्वयं का भाग जाए, केवल और केवल, वो अभाज्य संख्या, लेकिन एक्चुअल में ये परिभाषा नहीं है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या में केवल और केवल दो संख्याओं का भाग जाता हो। समझ में ये बात है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें केवल और केवल दो संख्याओं का भाग जाता हो, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब आपसे पूछे 7, बताओ 7 के अंदर कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है? केवल दो संख्याओं का। 19 बताओ, केवल दो संख्याओं का। अब 15 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि दो से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है। अब बताओ एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि एक में केवल एक संख्या का भाग जाता है। समझ में आई बात क्या? तो आगे से ये नहीं बोलना कि एक तो इंक्लूड नहीं किया इसने, इसका रीजन पता होना चाहिए। रीजन क्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिसमें केवल और केवल दो संख्याओं का भाग जाता है, चाहे वे कोई भी दो संख्या हो, केवल दो संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तभी उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में दो से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता हो, दो से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता हो, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जबकि एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या। क्यों?
क्योंकि एक में केवल एक संख्या का भाग जाता है, अभाज्य के लिए दो होनी चाहिए और भाज्य संख्या के लिए दो से ज्यादा, जबकि एक दोनों में नहीं है। तो एक न तो भाज्य संख्या है नहीं अभाज्य संख्या। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ होती है प्रश्न में अपने से पूछता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। क्या पूछ लिया, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब किसी को ये नहीं पता होता कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो वो क्या करेगा, पहली 5 अभाज्य संख्या में एक को शामिल कर देगा। तो एक को शामिल करते ही प्रश्न गलत, क्योंकि प्रथम 5 अभाज्य संख्या में एक तो आएगा ही नहीं, और उसने एक को शामिल कर लिया तो कहीं ना कहीं एक अभाज्य संख्या कम रह गई, जोड़ भी गलत हो गया, और जोड़ गलत होते ही उत्तर तो गलत आना ही आना है। समझ गए। तो इसी कारण मैं आपको बता रहा हूं कि एक के लिए हमेशा याद रखना कि एक है वो न तो भाज्य संख्या है नहीं अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आई बात क्या, एक न तो भाज्य संख्या है नहीं अभाज्य संख्या है। अब आप इसको नोट करो, पहले पहले प्राकृत संख्या नोट करो, ये रहा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और नीचे नोट लगा के लिख रखा है एक न तो भाज्य संख्या है नहीं अभाज्य संख्या है। समझ में आई बात क्या, फटाफट नोट करो।
ये नोट लिख लिया क्या साथ में? एक न तो भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या, ठीक है। अब आप देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले प्राकृत संख्या की अगर हम बात करें, प्राकृत संख्या की बात करें तो देखो प्राकृत संख्या में बताओ गैप क्या चल रहा है, लगातार बराबर चल रहा है ना, सभी में बराबर बराबर है। इसी प्रकार देखो पूर्ण संख्या में भी गैप बराबर है, सम संख्या में भी गैप बराबर चल रहा है, सभी में दो ज्यादा चल रहा है। इसी प्रकार विषम संख्या में भी गैप बराबर चल रहा है, दो ज्यादा। जबकि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, अगर आप इन दो संख्याओं की बात करो, यहां गैप बराबर नहीं है। देखो, दो के बाद तीन एक ज्यादा, तीन के बाद पांच दो ज्यादा, फिर दो ज्यादा, आगे चार ज्यादा, गैप बराबर नहीं है भाज्य संख्या में। इसी प्रकार भाज्य संख्या में भी ऐसा ही है, यहाँ भी गैप बराबर नहीं है। चार से छह दो, फिर छह से आठ दो, आठ से नौ एक ज्यादा। समझ में आई बात? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्टार्टिंग की चार संख्याएं हैं, ये गैप बराबर है, तो इन संख्याओं को हम समांतर श्रेणी में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समांतर श्रेणी में। समझ में आई बात क्या? इसके बाद नेक्स्ट होता है अपना इसी के अंदर गुणज, मल्टीपल। अब देखो मल्टीपल का मतलब क्या है, गुणज का मतलब क्या है? गुणज का मतलब है किसी भी नंबर के पहाड़े में, अगर आप पहाड़ों की बात करो तो उसे बोलते हैं गुणज। जैसे आपसे पूछे 17 का गुणज, अब आपसे क्या पूछ लिया? 17 का गुणज पूछ लिया। 17 का गुणज का मतलब क्या है? 17 के पहाड़े में आने वाले नंबर, तो 17, 34, 51, 68, 85, इस तरीके से लास्ट तक चलेगी। समझ में आई बात? आपसे पूछ ले 8 का गुणज, तो 8 के गुणज का मतलब क्या है? केवल 8 का पहाड़ा, 8, 16, 24, 32, 40, 48, इस तरीके से अंत तक चलेगी। समझ में आई बात क्या? तो गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब केवल और केवल पहाड़ा, यानी कि पहाड़े में आने वाले नंबर। अब दो का गुणज पूछ ले, तो क्या दो का गुणज 24 है क्या? है 24। दो दाई 20 तक होता है, लेकिन बाद में भी चलता है। 2 गुणा 11 22, 2 गुणा 12 24, तो 24 दो का गुणज है, ठीक है। गुणज के बाद है समांतर श्रेणी। सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए ये समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? अगर दो लगातार संख्याओं का अंतर बराबर हो या समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। समझ में आई बात क्या? अगर गैप सभी का लगातार बराबर बराबर चले तो उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का एक विशेष लॉजिक होता है एवरेज का। आपसे एवरेज औसत का फॉर्मूला पूछे तो हम क्या बोलते हैं? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। लेकिन अगर आपसे समांतर श्रेणी का औसत पूछे, किसका पूछे? समांतर श्रेणी का औसत पूछे, तो आप ये कह सकते हो समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो होता है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटा में दो। अगर आपको एक ऐसी श्रृंखला दे जो लगातार बराबर बराबर चल रही है और उसका एवरेज पूछे, तो हमेशा क्या करना है अपने को? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में दो। समझ में आई बात क्या? एक तो ये तरीका हो गया क्या? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में दो। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है, समांतर श्रेणी का जो औसत होता है, वो हमेशा और हमेशा मध्य वाला पद होता है। क्या आएगा? मध्य का पद। अगर अपने को बीच वाला पद पता है तो डायरेक्ट बीच वाला पद बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलेंगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में दो। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में दो। लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा कब? ये फॉर्मूला लगेगा कब औसत का? जब अपने को दी गई संख्याएं एक समांतर श्रेणी के श्रृंखला में हो, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब पहले ये नोट करो, उसके बाद में समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है।
समांतर श्रेणी पर आधारित कल ही करेंगे प्रश्न, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आज आज इसको नोट करो। ये रहा।